गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटी के टॉपिक वाइज सेशन में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उन सभी को एक एक आर्टिकल्स में क्या क्या प्रावधान है, इन सभी चीज़ों को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो ये क्या कहता है नीति निर्देशक तत्व, इसका संविधान में कहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला अगर बात करेंगे कि इसको संविधान में कहाँ पर वर्णित किया गया है, तो यह संविधान के भाग 4 आर्टिकल्स 36 से 51 के बीच में, यानी कि संविधान के भाग 4 आर्टिकल्स 36 to 51 में डीपीएसपी का चर्चा किया गया है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो टोटल आर्टिकल्स है इन सबको हम देखते हैं। सबसे पहला तो ये आएगा कि यह भारत के संविधान में किस देश से यह प्रेरित है, यानी कि क्या ये जो डीपीएसपी है केवल भारतीय संविधान में है या फिर विश्व के अन्य संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी लाया गया है यह आयरलैंड के संविधान से, इसका स्रोत अगर हम कहेंगे तो कहाँ है, तो आयरलैंड। आयरलैंड भी अन्य देश से लिया, वो कौन सा देश था, तो स्पेन। यानी कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया और आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। किसे लिया आयरलैंड, स्पेन। इसको थोड़ा याद रखेंगे, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है उसमें आता है पीटी में। तो ये डीपीएसपी आयरलैंड से, और आयरलैंड कहाँ से लिया, स्पेन से। अब आते हैं कि डीपीएसपी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषता की, तो डीपीएसपी के बारे में एक कथन आता है केटी शाह जी का। इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी ना उस बैंक के चेक के समान है जिस पर बैंक अपने अनुसार, यानी अपने इच्छा के अनुसार उसे जारी करेगा। यानी कि केटी शाह ने कहा था बैंक के उस चेक के समान बताया डीपीएसपी को जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करेगी। तो ये केटी शाह जी का स्टेटमेंट है जिसे हम थोड़ा सा याद रखेंगे। केटी शाह ने कहा था डीपीएसपी के बारे में कि यह उस बैंक के चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। और क्या क्या विशेषता है इसका, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट को हम कल देखे थे। तो ये जो फंडामेंटल राइट है उसी फंडामेंटल राइट को पूर्ण करने के लिए नीति निर्देशक तत्व जैसे शब्दों को, सारे विषय वस्तुओं को जोड़ा गया है। यानी कि इसके बिना अगर कहें, यानी डीपीएसपी के बिना मूल अधिकार एक अधूरा सा रहेगा। तो इसीलिए ये नीति निर्देशक तत्व जो है ना फंडामेंटल राइट को पूर्ण करता है, पूरक है, एक उसके लिए ये पूरक का काम करता है। देखिए फंडामेंटल राइट तो है उसमें आराम से, लेकिन इसमें क्या है कि ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी विषय वस्तु को समायोजित किया गया है इसको उस समय, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था या गणतंत्र बना, उस समय का जो टाइम पीरियड था, उस समय भारत की स्थिति उस तरह की नहीं थी कि यह सारे प्रावधान उस समय के नागरिकों को प्रदान किया जाए। तो इसीलिए एक ऐसा चैप्टर बनाया गया, एक ऐसा भाग बनाया गया जिसमें वह सारे प्रावधान लिखे गए, जिससे कि आगे आने वाले समय में जब देश की स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, यानी अन्य सारी चीज़ों से बेहतर होगी, तो इन सारे विषयों को संविधान में संशोधन करके इन सारे विषयों को लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी वर्णित किया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसी के आधार पे जो राज्य का विकास की बात करते हैं, तो ये राज्य के विकास का एक रूपरेखा तैयार करता है, रूपरेखा प्रदान करती है। कौन सा, तो नीति निर्देशक तत्व। तो ये भी है इसकी विशेषता में, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक जो समाज की स्थापना की बात की गई है उसको भी पूर्ण करने का
दायित्व सौंपा गया है डीपीएसपी को, यानी कि डीपीएसपी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की जो बात किया गया है भारत में, उसको भली भांति पूर्ण करने का एक चार्ट मैप तैयार करके देती है डीपीएसपी। इसके बाद अगर बात करें कि राज्यों के कर्तव्य, यानी कि डीपीएसपी जो है यह राज्य के कर्तव्य क्या है, क्या क्या चीज उसे लागू करना चाहिए जिससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, इसका प्रावधान भी डीपीएसपी में किया गया है। इसीलिए सरकार जब भी किसी प्रकार की योजनाओं को लाती है तो वह योजना डीपीएसपी से प्रेरित होना चाहिए, प्रेरित होता है, समाज के कल्याण की बात किया जाता है। तो ये सारे प्रावधान इसी से बेस्ड होता है, यानी कि जितने भी योजनाएं चलाई जाती हैं तो वह एक तरह से ये डीपीएसपी उसको आधार प्रदान करता है कि समाज को कैसे कल्याणकारी बनाना है, राज्य को कल्याणकारी बनाना है, विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र को, अभी जो विकासशील है उसको किस तरह से विकसित बनाना है। तो ये जो सारे रूपरेखा है उसका एक आधार प्रदान किया गया है डीपीएसपी में। उसके बाद आता है कि यह सकारात्मक चीज़ों को दिखाता है। देखिए, आप पढ़े थे कि मूल अधिकार ये राज्य के विरुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे कार्य है जो मूल अधिकार के तहत वह राज्य को कुछ कार्य करने से रोकता है, तो वो एक तरह से राज्य के विरुद्ध है, टकराव उसको उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ये वाले जो डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान किए गए हैं वह सकारात्मक है, राज्य को यह निर्देश देता है, यानी कि दिशा निर्देश प्रदान करता है, निर्देश देता है कि आप इसके अनुसार क्या ला सकते हैं, योजना लाइए, समाज का कल्याण कीजिए, राष्ट्र के विकास के कार्यों के दिशा तय कीजिए इसके अनुसार। तो ये सारा प्रावधान इसमें है, इसीलिए यह एक सकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है राज्य के विकास के लिए। उसके बाद आता है न्यायोचित नहीं है। अब देखिए ये क्या हुआ, इसका मतलब अगर मूल अधिकार का हनन होगा तो हम आर्टिकल्स 32 कल बताए थे कि आर्टिकल्स 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत और हाई कोर्ट के तहत यदि बात करेंगे तो 226 इसके तहत हम डायरेक्ट चल जाएंगे मूल अधिकार के हनन होने पर, और हम वहाँ से अपना जो अधिकार हनन हुआ उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु डीपीएसपी अगर राज्य लागू नहीं करता है या राज्य ऐसा प्रावधान नहीं लागू करता है, इसमें जितने भी विषय वस्तु दिए गए हैं, तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गया? यानी कि यह न्यायोचित नहीं है, बल्कि यह सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके मन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि उन्हें लगेगा कि नहीं ये चीज़ मुझे देना चाहिए, जैसे पंचायत के बारे में आप सभी जानते हैं कि भारत में पंचायत जो था बाद में लाया गया संशोधन करके। तो ये जो बातें हैं ये पंचायत की, ये इसी विषय के अंतर्गत शामिल किया गया था डीपीएसपी के अंतर्गत, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके लाया गया। तो ये कौन किया संशोधन? संसद करती है। तो संसद में लोकसभा राज्यसभा उसमें बैठता कौन है? तो सरकार, जिसको हम चुन करके भेजते हैं। तो वो क्या करता है? संशोधन किया, संशोधन करके फिर उसे लागू करता है। तो वे एक कल्याणकारी राज्यों के लिए, राज्य के अच्छा के लिए, समाज के भलाई के लिए है। तो इसी तरह से यानी कि इसमें जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी लागू नहीं है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में चले जाएंगे। इसके लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, यह सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि सरकार की यदि मर्जी होगा तो संविधान में ये जो प्रावधान किए गए उसे वो लागू कर सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा, आप अभी तक ले ये समझ गए कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक लाया गया। आर्टिकल्स 36 से 51 यानी 36 से 51 तक ले पूरे डीपीएसपी की चर्चा किया गया है। और देखिए डीपीएसपी को मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों में बांटा गया है। कितने सिद्धांतों में? 3 सिद्धांतों में। यदि हम इसके पहला सिद्धांत की बात करें तो यह सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। हम सब आर्टिकल्स को भी समझेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा समझना जरूरी है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सारे आर्टिकल्स को भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सारे सिद्धांत वाइज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत आता है।
दूसरा आता है गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा आ जाता है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, इसमें क्या है, समाजवादी जो सिद्धांत है इसमें कुछ आर्टिकल्स है जिसमें समाजवादी जो उद्देश्य है उसके प्रावधानों को वर्णित किया गया है। तो ये इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं उसको थोड़ा सा अगर हम देख लेंगे तो हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगा कि ये जो विषय वस्तु है ये किस ओर इंडिकेट करता है। तो समाजवादी सिद्धांत के तहत जो आर्टिकल्स आते हैं वो है 38, 39, एकदम क्रम से 38, 39, फिर 39 का ए एंड एफ, 39 का ए एंड एफ ये दोनों, फिर 41, 42, 43, 43 और 43 का फिर 43 का ए और बी, फिर उसके बाद आ जाएगा एक 47। तो कितना है 48, 49, एकदम याद रखेंगे कि 48 और 49 समाजवादी सिद्धांत। तो ये दो एकदम स्टार्ट 48, 49। उसके बाद आ गया 42, 41, 42, 43, यानी कि 3 को क्रम से याद रखेंगे, इधर 2 को क्रम से याद रखेंगे। तो पहले 2 को क्रम से याद रखेंगे समाजवादी में 49 और 48 ये दोनों, फिर उसके बाद क्रम से याद रखेंगे 41 से 43 तक ले क्रम से, और एक हो जाएगा 47। अब देखिए ये 3 को अगर आपको याद हो जाएगा ना तो उसमें 49 में एगो ए आ जाएगा और एफ आ जाएगा, और 43 में कौन आ जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो ये 43 का है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। देखिए डीपीएसपी जो है ना अलग अलग विचारधाराओं का समायोजन है जो समाज के विकास में अपने अपने प्रमुख प्रावधान रखे, अपने विचार रखे हैं, उनको समाहित किया गया है डीपीएसपी में। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है आपको अलग अलग करके तथ्यों को कि समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं और गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित जो आर्टिकल्स थे वो कौन से हैं। तो ये देखेंगे गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित विचारों को समायोजन किस आर्टिकल्स के अंतर्गत किया गया है गांधी जी के विचारों को। तो आर्टिकल्स 40, आर्टिकल्स 40, आर्टिकल्स 43, देखिए यहाँ भी 43 है और यहाँ भी 43 है, ये थोड़ा सा कॉमन विचार के अंतर्गत आ जाएगा। 43 यहाँ भी और यहाँ भी ये कॉमन विचार है, यानी कि ऐसे विचार गांधी जी के भी रहे हैं और समाजवादियों के भी रहे हैं। तो गांधी जी भी समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, तो इन दोनों का विचार लगभग पैरेलल यहाँ दिखने को मिलता है, और इसीलिए आर्टिकल 3 जो होगा गांधी जी के विचारों को भी छू रहा है और समाजवादी विचारों से भी प्रेरित है। तो ये हो जाएगा 40, 43, फिर आ जाएगा 46, कौन सा आ जाएगा 46, उसके बाद 47, देखिए 2 को आएगा जो गांधी जी और समाजवादियों के विचारों में समानता को दर्शाएगा। एक आ जाएगा 47, 43 और गांधी जी में भी 43, 47, और एक हो जाएगा 48। तो मुख्य रूप से अगर हम गांधी जी में एकदम एग्जैक्ट याद करने वाला कोई आर्टिकल है तो 3 ही है, 40, 46 और 48, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये दोनों तो कॉमन है। क्या है, ये दोनों कॉमन है। इसके लिए तो एगो में याद रखेंगे और हम दोनों में चीज़ों को समझे रहेंगे कि कैसे ये दोनों में आते हैं। तो ये गांधी जी में कितने आ जाएंगे, 3। गांधी जी के कितने बंदर, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, गांधी जी के 3 बंदर। तो यहाँ गांधी जी के विचारों के 3 आर्टिकल्स आ जाएगा, 40, 47 और 40 और 46 और 48। 47 भी है लेकिन 47 और 43 को कॉमन में हम याद रखेंगे कि ये 2 आर्टिकल्स कॉमन है समाजवादियों के साथ। तो 3 को 40, 46 और 48। अब हम आते हैं उदारवादी बौद्धिक में। तो उदारवादी जो बौद्धिक सिद्धांत था इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, तो सबसे पहला 44, 45, 48, 48 के क है, 49, 50, 51। देखिए ये एकदम क्रम से आ जाएगा आपको, 44, 45 ये दोनों एकदम क्रम में, यानी 44, 45। उसके बाद 48 से लेकर के 49, 50, 51, टोटल इसमें आपको आ जाएगा 6 आर्टिकल्स। उदारवादियों में 6, आपको 6 को 6 उदारवादी का याद ही रखने का, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये हम याद रखेंगे
क्योंकि गांधी जी के विचारों से जरूर प्रेरित है 48, बट इसके 48 के क में जो ऐड किया गया है वह बौद्धिक विचारों से संबंधित है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर चीज़ों को अलग करके रखेंगे आप। तो 44, 45 दो गो एकदम क्रम से, फिर 48 से लेकर के 51 तक, क्योंकि डीपीएसपी का जो एंडिंग होता है आर्टिकल्स का 51 में होता है। एकदम याद हो गया आपको। गांधी उदारवादी समाजवादी के विचारों में कौन सा होगा, 48 से स्टार्ट करेंगे, 48 से 49 दो गो एकदम क्रम में, फिर उसके बाद 49 का ए है उसको छोड़ेंगे क्योंकि वो उसमें ऐड ही है, हम लोग ऐड कर लेंगे, फिर 42 से 43 तक ऐड करेंगे, यानी कि 41, 42, 43, और उसके बाद एक और आ जाएगा 47। अगर ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी हमको 6 ही याद रखना होगा आर्टिकल्स, और इसमें 3, फिर इसमें 6, एकदम क्रम है। इसमें भी समाजवादियों में 6, गांधी जी में 3, गांधी जी के 3 बंदर से याद रखेंगे, तो गांधी जी के बंदर कहाँ से शुरू होते हैं, 40 से, कहाँ से, तो 40 से, तो 40 होगा 43 होगा। देखिए 3 का गैप है, अगर आप ऐसे भी याद रखेंगे तो 40, 43, फिर यहाँ से 46, 3 का गैप करके। आप देखिए यहाँ पर ही सोचिएगा कि हम कैसे ये सब कर रहे हैं, तो चीज़ों को याद रखने के लिए आप जोड़ सकते हैं। तो ये 43 से 46 और फिर क्रम में है 46, 47, 48। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, समाजवादी सिद्धांत के सभी आर्टिकल्स को एक एक करके देखते हैं। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स है उसके क्या क्या प्रावधान है उसको देखेंगे। सबसे पहला कहता है आर्टिकल्स में 48 आर्टिकल्स, 48 नंबर का, इसमें कहा गया कल्याणकारी राज्यों के बारे में, कि सरकार जो होगी ना वो कल्याणकारी राज्यों का प्रावधान करेगा। यह बात किस में कहा गया है, 48 में। तो 48 का याद हम रखेंगे, कल्याणकारी राज्यों के बारे में जब सिद्धांत आएगा तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आ जाएगा 38 से। उसके बाद आता है 39 में क्या कहा गया, समान वेतन समान कार्य। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि यदि कोई मेल टीचिंग कर रहे हैं और कोई फीमेल भी उसी वहीं पे टीचिंग कर रही है, यानी कि शिक्षक के रूप में है, तो मेल हो या फीमेल, अगर वो दोनों इक्वल पोस्ट पे आकर के काम कर रहे हैं या इक्वल बैच को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर सरकारी स्कूल में हैं तो यदि वो मिडिल स्कूल में है, मिडिल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका सैलरी यानी मेल का अलग होगा और जो फीमेल टीचर है उनका अलग होगा। तो यही कहा गया कि यदि कोई समान कार्य करेगा तो उसके लिए उसको समान वेतन ही दिया जाएगा। अब वो अलग बात है कि कोई हाई स्कूल का टीचर है, कोई मिडिल स्कूल का टीचर है, तो उन दोनों के वेतन में डिफरेंट तो होगा ही, लेकिन जब कोई एक समान कार्य कर रहा होगा तो उनका वेतन भी एक समान होगा। तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव की बात यहाँ नहीं कहा गया है। देखिए आपको हम बताए थे कि प्रियम्बल में भी सामाजिक और आर्थिक जो समानता की बात की गई है, हालांकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात की गई है, तो सामाजिक समानता और आर्थिक समानता की जो बात है यह डीपीएसपी में इन चीज़ों को आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पहले मिल गया आपको समान वेतन समान कार्य, यहाँ आर्थिक भी है और साथ ही साथ सामाजिक भी है। ये इसी के अंतर्गत क्या कहा गया, आर्टिकल 39 के ही अंतर्गत कहा गया है कि समान वेतन समान कार्य तो होगा ही, ये तो सही है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति ऐसे हैं भारत के अंदर जिनको रोजगार नहीं मिला हुआ है, वो बेरोजगार है, तो उनके लिए रोजगार का प्रावधान करना चाहिए। ये भी बात कहा गया है कि आजीविका का साधन आपको उपलब्ध कराना होगा, किसको, राज्य को। ये किसको दे रहा है निर्देश, तो राज्य को, कि भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार का प्रावधान करना होगा, उनके लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराने होंगे। तो ये बात दिशा निर्देश दिया जा रहा है किसको, राज्य को। समझ में आ रहा है ये बात। अब नेक्स्ट बात इसमें एक और क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि समान का समान वितरण हो, यानी संसाधन का समान वितरण हो। जैसे अगर आप ये भी जानते होइएगा कि आजकल अभी हाल ही में एक सर्वे आया जिसमें यह बताया गया है कि भारत के जो संपत्ति है देश का, वो लगभग 90% संपत्ति कुछ 10% व्यक्ति के हाथों में सीमित है।
90% संपत्ति मात्र 10% व्यक्ति के हाथों में सीमित है। और जरा सोचिए, तो ये क्या है, संपत्ति का समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, असमानता है, यहाँ पर यह असमानता देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यह करा है कि संसाधन का समान वितरण हो, यानी कि जो सरकारी संसाधन है, जो भौतिक संसाधन है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो संसाधन है, भौतिक संसाधन, वह सभी में एक समान वितरित होना चाहिए। और कौन करेगा? यह काम राज्य करेगी, यानी राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करेगी, राज्य गवर्नमेंट सरकार ऐसा प्रावधान करे जिससे ये जो ऊंच और नीच का जो खाई है, यानी धनवान और गरीबी के बीच में जो इतना बड़ा गैप है, वह थोड़ा सा डाउन हो। तो उसको ही डाउन करने की बात किया गया है, क्योंकि अगर समान वितरण होने लगेगा तो यहाँ पर सब इक्वलिटी की भावना आ जाएगी, सब समान, आप जानते हुए कि सब समान वाला बात आ जाता है। उसके बाद 39 के ए में कहा गया है निःशुल्क कानून। निःशुल्क कानून, निःशुल्क कानून क्यों भाई? देखिए, अब जो अमीर व्यक्ति है उनके पास इतना संसाधन भी है, संपत्ति भी है कि वो आसानी से न्याय के पास पहुंच सकते हैं, किंतु जो गरीब है, जिनके पास ना ही तो किसी प्रकार की संसाधन है, ना ही संपत्ति है, ना कोई पहुंच है उतनी, तो उनके लिए सरकार, राज्य ऐसा प्रावधान करे कि उनको निःशुल्क कानून व्यवस्था उपलब्ध किया जा सके। यह पहले नहीं था, बल्कि इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। आप सभी जानते हैं कि इस संविधान संशोधन को न मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान कहा गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान इसीलिए क्योंकि इस संशोधन के द्वारा काफ़ी सारे परिवर्तन आए। तो ये भी आप देखेंगे कि निःशुल्क कानूनी व्यवस्था प्रावधान करने की बात भी 39 के ए में कहा गया है, 39 के ए में। अब आता है 39 के एफ। क्या कह रहा है? 39 का एफ कहता है कि स्वास्थ्य हेतु वातावरण। स्वास्थ्य हेतु वातावरण का मतलब क्या है? अब जरा देखिए, अगर पर्यावरण के पॉल्यूशन से जो एयर है वगैरह जितने भी बड़े बड़े शहर, हालांकि दिल्ली में तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा है। और प्रभावित क्या हो रहा है, हम उसके कारण हमें अन्य कई प्रकार की बीमारी देखने को होता है, बीमारी हो जा रही है, और उससे हम एक मेंटली रूप से भी और शारीरिक रूप से तो भी, ये दोनों प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। तो यह जिम्मेदारी दी गई है किसको? सरकार को, राज्य को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि लोगों के लिए एक बेहतर माहौल यानी बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनका स्वास्थ्य जो है ना बेहतर रहे। तो यही ये बात कर रहा है कि स्वास्थ्य हेतु बेहतर वातावरण प्रदान करना, उपलब्ध कराना। यह भी जोड़ा गया किस में? 42 संविधान संशोधन के द्वारा ही, ये पहले नहीं था। तो आप याद रखेंगे 38 में कल्याणकारी राज, 39 में क्या है? तो 39 क्या कह रहा है कि समान काम के समान वेतन, समान काम के समान वेतन। और इसी में एक और बात कर रहा है कि ये हमारे पास यदि आजीविका नहीं है तो आप उसके लिए कोई प्रावधान कीजिए कि मुझे भी आजीविका मिल सके। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि संसाधन जो है, संपत्ति जो है, सरकारी संपत्ति, उस पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए, सब में समान रूप से वितरित होना चाहिए। और इसी में 39 और 39 का एफ, 39 का ए और 39 का एफ जो है ना 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 39 के ए में कहता है निःशुल्क कानूनी व्यवस्था, और 39 के एफ में क्या कहा गया है? तो एफ में कहता है कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर माहौल प्रदान किया जाए। नेक्स्ट 41, हाँ सही है, राइट। 41 क्या कह रहा है? शिक्षा रोजगार में सरकारी सहायता। तो ये जो शिक्षा और रोजगार में सरकारी सहायता की बात किया गया है कि जैसे देखिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनके पास शिक्षा, बेहतर शिक्षा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, माहौल नहीं है, तो राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पे
एक शिक्षा के लिए एक बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ रोजगार में सरकारी सहायता, तो एक तो हो गया कि शिक्षा में शिक्षण संस्थान खोलिए आप लोगों को शिक्षित करने के लिए। दूसरा ये है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित हो गया है, बेरोजगार है अब, तो उनके लिए आप रोजगार का साधन उपलब्ध कराइए। तो ये दोनों काम किसके तहत होगा? 41 के तहत। तो 41 में शिक्षा भी दीजिए और रोजगार के लिए साधन भी, सरकारी सहायता उसमें होनी चाहिए, सरकार की मदद होनी चाहिए। 42 कहता है काम के लिए मनोचित दशा होना चाहिए। मनोचित दशा का मतलब कि हम खुशी से काम करें, जबरदस्ती मेरे से कोई काम नहीं कराए। यानी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है परंतु मुझे जबरन फिर भी कोई काम करा रहा है, तो ये सही नहीं है। मेरा अगर स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मेरा मन प्रसन्न रहेगा, मतलब हम अच्छे से काम करेंगे तो वो काम, और एक अगर मेरा स्वास्थ्य खराब है, किसी प्रकार का दबाव है, चिड़चिड़ापन में है, ऐसा कुछ स्थिति है, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, वैसे में यानी काम करने के मेरा मन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यदि हम काम करते हैं तो वो उसमें बेहतर हम परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि सरकार को यानी राज्य को यह निर्देश दिया जा रहा है कि आप काम तो करवाइए लेकिन उनके लिए एक बेहतर माहौल, मनोचित दशा उसको प्रदान कीजिए जिससे वो अच्छे से कार्य कर सके, बेहतर ढंग से काम कर सके। तो ये बात काम के मनोचित दशा 42 में, काम के मनोचित दशा 42 में। अब आता है 43 क्या कहता है? न्याय संगत मजदूरी। न्याय संगत मजदूरी क्या हुआ कि जैसे देखिए अगर कोई मजदूर है और 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई लेबर है जो घर वगैरह बनता है, उसको जुड़ैया का काम करता है जिसे मिस्त्री कहते हैं। तो वो जो मिस्त्री है वो काम कर रहा है कहीं पे, तो वो वहाँ पर काम करे तो उनके लिए जो एक मजदूरी तय किया गया है 700 रुपया, तो उनको 700 रुपया ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनसे काम करवा लिए हम टोटल 8 घंटा और उनको हम पैसा देंगे मात्र 200 रुपया। यही बात ये कर रहा है कि न्याय संगत मजदूरी होनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति 8 घंटा आपके पास काम किया एक दिन, तो उसके लिए जो वेतन निर्धारित किया गया है 700 800 जो भी, वो होना चाहिए, उचित मापदंड होनी चाहिए, न कि अपनी मन मर्जी का होना चाहिए, कुछ भी हम उसे पैसा दे दें, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिसके अंतर्गत उसे न्यायोचित होना चाहिए मजदूरी। तो 43 कहता है न्याय संगत मजदूरी की बात किया गया है। उसी में ही प्रसूति सहायता की भी बात की गई है। ये मुख्य रूप से जैसे महिलाओं में होता है, जब वो गर्भावस्था के दौरान रहती है तो उनके लिए विशेष प्रावधान की बात किया गया है कि उनको उस दरमियान जो उनके साथ समस्याएं होती है उनको कुछ सहायता मिलनी चाहिए। फिर आता है 43 का ए में, तो 43 में न्याय संगत मजदूरी हमको मिलना चाहिए। 43 का ए क्या कहता है कि उद्योग धंधा में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। तो उद्योग धंधा में भी कामगारों की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से, उद्योग आपका तो आप अपने मर्जी से ही कुछ, उसमें जो वर्कर है उनकी भी भागीदारी उसमें होनी चाहिए। तो ये 43 का ए है। 43 का बी क्या कहता है? सहकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। सहकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देना 43 के बी में कहा गया है। 43 के बी में सहकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जिसमें क्या होगा कि सरकार और निजी संस्थान जब मिल करके कोई कार्य को करती है तो वैसे कार्यों में वैसे कार्यों को, वैसी संस्था को बढ़ावा दिया जाए। तो ये आ जाएगा 43 के बी। और 47 आता है, इसमें कहा गया पोषाहार जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को, यदि जो व्यक्ति है कोई भी, तो उसको उचित पोषण होनी, उसका उचित पोषण का प्रावधान करना होगा। किसको? तो राज्य सरकार को, यानी राज्य को यह निर्देश देता है डीपीएसपी, संविधान यह निर्देश दे रहा है कि आप भारत के नागरिकों के लिए एक बेहतर पोषण युक्त भोजन का प्रावधान करें और उनके जीवन स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाएं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। तो ये सारी बातें किसमें कहा गया? 47 में। इसीलिए आप देखते होंगे कि शिक्षा के साथ साथ जो स्कूल, सरकारी स्कूल में, वहाँ पर मिड डे मील योजना लाया गया, जिसके तहत क्योंकि जो स्कूली बच्चे हैं
एक तो वो है कि वो आते भी नहीं थे, गरीबी के कारण उनके पास उतना संसाधन नहीं है कि खा सके पी सके, तो उनको एक ये भी जोड़ा गया कि आप आइएगा कि वहाँ पर आपको खाना भोजन की जो समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा एक ये भी था कि उनमें एक शेड्यूल बना कि ऐसा नहीं कि डेली खिचड़ी खिला दीजिएगा आप, उसमें भी एक शेड्यूल है जिससे उसे पोषण भी दिया जा सके बच्चों को। तो यही बात वहाँ पर भी है। और तो इसीलिए पोषाहार इसी योजना के तहत आप ये भी देख सकते हैं कि सरकार क्या करती है, जो अन्न का वितरण जो किया जाता है, तो ये अन्न वितरण का भी प्रावधान इसी के तहत आएगा, क्योंकि सभी को पोषण युक्त भोजन प्रदान कराने का जो प्रावधान है वो किया गया है। साथ ही साथ लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, यानी उसका स्वास्थ्य भी देखभाल करना होगा। इसे आयुष्मान कार्ड योजना, इस तरह की योजनाएं सब जो चालू किया जा रहा है। तो ये सारी योजना जो है ना, ये मानव के कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए और व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ही किया जा रहा है। तो ये 47 में, अब एक बार हम रिकॉल कर सकते हैं आराम से ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये सारा जो आर्टिकल्स रहा, ये सारा समाजवादी सिद्धांतों से जुड़ा रहा। 38 क्या कहता है, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। 39 क्या कहता है, समान वेतन समान कार्य। 39 देखिए 9 में क्या होगा, समान काम समान वेतन। तो 39 में 39 के अंतर्गत ही एक ए आ जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, निःशुल्क कानूनी व्यवस्था। निःशुल्क कानूनी व्यवस्था 39 के ए में। 39 के एफ में क्या कह रहा है, तो 39 का एफ कहता है कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना होगा। किसको, तो राज्य को। उसके बाद आता है 41 में कहता है कि शिक्षा और रोजगार, शिक्षा भी प्रदान करने की बात कर रहा है और रोजगार में भी सरकारी सहायता होनी चाहिए। हमें रोजगार सरकार की सहायता से मिलनी चाहिए, साथ ही साथ हमें शिक्षा भी सरकार की सहायता से हमें प्रदान किया जाना चाहिए। 41 में शिक्षा और रोजगार सरकारी सहायता के द्वारा। 42 में कहता है काम के मनोचित दशा। 42 में काम के मनोचित दशा। उसके बाद 43 में न्याय संगत मजदूरी। 43 में न्याय संगत मजदूरी। 43 के ए में क्या कहा गया, उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी। 43 ही है, लेकिन ए जब लग जाएगा 43 के ए में, तो कामगारों की भी भागीदारी होनी चाहिए उद्योग धंधा में। 43 के बी कहता है सहकारी जो क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। 47 में जीवन स्तर बेहतर कीजिए। हम जीवन को बेहतर कब करेंगे, जब हम स्वतंत्र होंगे। देखिए तो 47 यानी 1947 में क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था। तो हम यहीं से क्या हो जाते हैं, बेहतर जीवन में खुशहाली। तो खुशहाल होंगे तो मेरा जीवन स्तर अच्छा है। तो यही बात 47 में स्वतंत्र के बाद, स्वतंत्रता से आप इसे ऐड कर सकते थोड़ा सा याद करने के लिए। पोषाहार होना चाहिए और जीवन स्तर बेहतर। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में हम बताए थे आपको 4 गो, मुख्य रूप से तो वैसे 3 ही बताए हैं कि 3 ठो जो है गांधीवादी सिद्धांत के तहत 3 आर्टिकल्स आपको मुख्य रूप से याद रखना है। पहला आ जाएगा 40 में कहा गया पंचायत, ग्राम पंचायत का प्रावधान किस आर्टिकल्स में, 40 में है। अब देखिए ये सारे विषय वस्तु आर्टिकल्स जितने हैं ये इसके अंतर्गत, वो सारे विषय वस्तु आर्टिकल डीपीएसपी के अंतर्गत है। यानी कि यह प्रावधान वैसा प्रावधान है जो उस समय लागू नहीं है, इसको लागू करने के लिए संशोधन करना पड़ता है संविधान में। तो इसीलिए पंचायत आर्टिकल्स 40 के तहत है। और आप सभी व्यक्ति इससे भली भांति जानते होंगे कि इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था कौन सा, 73 संविधान संशोधन 1992 में। और इसे लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 को। तो ये पंचायत है। जब हम पंचायत पढ़ेंगे ना तो उसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस हम इसको बता रहे हैं आपको कि ये आर्टिकल्स 40 में पंचायत की चर्चा, इसे बाद में संशोधन किया गया और 24 अप्रैल 1993 को इसको जोड़ा जाता है और संविधान के भाग 9 में, आप सभी जानते हैं। और अनुसूची की बात जब आएगी तो 11वीं अनुसूची में इसको ऐड किया गया है। अब आता है 43 आर्टिकल्स 43 में कहा गया है न्याय संगत मजदूरी।
देखिए अभी भी आप पढ़े हैं, इसमें भी समाजवादी सिद्धांतों में, क्योंकि ये कॉमन है, 43 क्या है कॉमन है, और 47 भी, ये दोनों कॉमन है। 43 और 47 कॉमन है, इसमें दोनों एक ही तरह के विचारधारा है, क्योंकि दोनों एक ही आर्टिकल्स है, लेकिन इसमें गांधी जी का भी विचार इसमें झलकता है, इसीलिए गांधीवादी सिद्धांत में हम इसको रखें। तो न्याय संगत मजदूरी। अब आता है 46 आरक्षण। अभी बिहार में भी आरक्षण को लेकर एकदम, तो ये जो आरक्षण का बात है यह 46 में, हम पहले एक देख लेते हैं, फिर और डिटेल भी यहाँ पर देखेंगे। 47 आहार अभी बताएं, स्वतंत्रता के साल हम जीवन स्तर को बेहतर करेंगे। और 48 कहता है, 48 यानी कि पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करती है, कौन सा, तो आर्टिकल्स 48। और साथ ही साथ जो जानवर है, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाया गया है इसी आर्टिकल्स के तहत, कि हमें वैसे पालतू जानवर जो दुधारू भी है वैसे सभी जानवरों की हत्या नहीं करनी है। किस आर्टिकल में यह बताया गया है, आर्टिकल्स 48 में, ठीक है। और पशुओं को पालन करने के लिए, पशुपालन को बेहतर बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार योजना ला सकती है, सरकार इस पर काम भी कर सकती है। इसका दिशा निर्देश किस आर्टिकल्स में दिया गया, आर्टिकल्स 48 में। तो ये रहा गांधी जी के विचारों से संबंधित। वैसे गांधी जी के विचार से टोटल आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 ही है, आप फिर भी इसको 2 ऐड कर सकते हैं तो टोटल 5 हो जाएगा वैसे, लेकिन मुख्य रूप से 3 को आप फटफट याद कीजिए। 40 में पंचायत, 46 में क्या है तो आरक्षण, 46 में आरक्षण, और 48 में पशुपालन और हत्या नहीं करना है, किसकी, तो पशुओं की हत्या। तो ये 3 गो रहेंगे। अब थोड़ा सा हम ना आरक्षण को यहाँ पर लिख दिए हैं कि आप लोग, क्योंकि आजकल आरक्षण बहुत चर्चा में है अभी भी। देखिए अब बात करेंगे तो आर्टिकल्स 15 के 4, यानी ये मूल अधिकार में ये आ जाएगा। 15 के 4 में कहा गया है क्या, कि एससी और एसटी वर्ग जो है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में बात किया जा रहा है, कि जो समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल्स 15 का 4, आर्टिकल 15 का 4। और यह पहली बार जो प्रावधान किया गया, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल्स 15 का 5, 15 के 5। 15 के 5 में कहा गया है कि निजी संस्थानों में भी, निजी संस्थान मतलब कोई जो प्राइवेट होता है उसमें भी ना एससी एसटी वर्गों को लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, कि उसमें भी कुछ वर्ग, ऐसे जो वर्ग है जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होना चाहिए निजी संस्थान में भी। तो निजी संस्थान में एससी एसटी के लिए भी सीट रिजर्व की बात करता है कौन, आर्टिकल्स 15 का 5। लेकिन आर्टिकल्स 15 का 4 क्या कहता है, तो आरक्षण देने की बात एससी एसटी को, और 15 के 5 निजी संस्थानों में सीट रिजर्व करने की बात करती है। अब आते हैं आर्टिकल्स 15 के 6। आर्टिकल्स 15 के 6 जो है, इसमें ही कहा गया है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होंगे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कौन करेगा, राज्य। तो इनके लिए जब राज्य आरक्षण का प्रावधान करेगी तो इसी के तहत ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस जो विशेष वर्ग के, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के स्वर्ण जाति के लोग थे, अग्रिम जाति के, उनके लिए संशोधन हुआ था, और 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इनको 10% का आरक्षण दिया गया, इसी आर्टिकल्स 15 के 6 के तहत, ठीक है। तो 15 के 6 के तहत 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को 2019 में। अब आते हैं आर्टिकल 16 के 4 में। आर्टिकल 16 के 4 कहता है सरकारी नौकरी में आरक्षण होनी चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 16 हम पढ़े थे कि समान नियोजन की बात करता है, सभी को समान अवसर प्रदान करना चाहिए नौकरी वगैरह में। तो उसी में यह भी बात, आरक्षण का भी प्रावधान है 16 के 4 में, जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी नौकरी में जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको विशेष आरक्षण मिलनी चाहिए। तो ये 16 के 4 में है। अब आते हैं 16 के 4 के ए में, एससी एसटी प्रमोशन में भी आरक्षण। जैसे अगर
हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बिहार पुलिस के पोस्ट पर गया और फिर उसको प्रमोशन हो जाएगा, तो ये जो प्रमोशन की बात किया गया है, तो ये प्रमोशन के द्वारा सीट में, उसके पोजीशन में, एक उच्च स्तर के पोजीशन पर पहुंचने में उसको, उसमें भी उसको आरक्षण दिया जाए। तो ये आरक्षण की जो बात किया गया है कि नीचे से ऊंचे अगर पोस्ट पर वो जा रहे हैं तो उसमें भी उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होनी चाहिए। तो ये बात कहाँ लिखा गया है, कहाँ प्रावधान किया गया है, तो 16 के 4A में, 16 के 4A में ये सारा आर्टिकल्स लिखा गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 4A में SC ST के प्रमोशन में भी आरक्षण का बात करता है। और यह कब से यह प्रावधान किया गया, तो 77 संविधान संशोधन 1995 में, 1995 में, 1995। अब आते हैं 343 पंचायत। तो आर्टिकल 343, आर्टिकल 243 के D और T एकदम याद रखेंगे। आर्टिकल्स 243 के D में और T में, D और T दोनों एकदम पैरेलल लग रहा है। तो D और T में SC ST तो है ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो है ही, साथ ही साथ महिला वर्गों के लिए भी पंचायत में आरक्षण की बात करता है 243 के D और T। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जब बात करेंगे तो संविधान में जब संशोधन हुआ 73 नंबर का, तो यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण मिला था 33%। ये पूरा ऑल इंडिया की बात होती है पंचायत में, लोकल गवर्नमेंट्स लिख देते हैं, लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन जब बात आती है बिहार की, तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006, पंचायती राज अधिनियम 2006, इसके तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। किसके अंतर्गत, तो पंचायती राज के तहत, पंचायत में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे हम थोड़ा सा। अब आता है, इसमें कुछ और बातों को हम लिखेंगे। OP यानी कि OBC, ये जो OBC आरक्षण की बात करेंगे तो OBC आरक्षण के लिए एक विशेष मंडल का आयोजन हुआ था, मंडल आयोग। तो ये मंडल आयोग 1992 में गठित की जाती है और इसी मंडल आयोग के सिफारिश पर OBC का आरक्षण का प्रावधान किया जाता है और इसमें आरक्षण का जो लिमिटेशन था 50% रखा जाता है। किंतु EWS जो प्रावधान किया गया ये 50% के आरक्षण को क्रॉस कर जाता है। तो ये 10% आरक्षण EWS को जो मिला गया यह सीमा को पार करता है 2019 में। तो मंडल आयोग ने ही 50% रखा है आरक्षण के सीमा को। पंचायत में 33% है, बिहार में 50% है। अब देखिए बिहार में अभी ही सर्विस में जितने भी बिहार की महिलाएं हैं, निवासी बिहार के, मुख्य रूप से जो बिहार में रहने वाली नहीं, मैंने मुख्य रूप से जो बिहार की निवासी है और महिला हैं, उनको सरकारी नौकरी में अब 35% की आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। पहले यह प्रावधान क्या था ना कि बिहार से बाहर की जो महिलाएं थी उनके लिए भी यह लागू था, पर अब केवल बिहार के महिलाओं के लिए ये किया गया है। अब हम थोड़ा सा इसीलिए बता दिए आरक्षण से जुड़ा हुआ, अभी हाल ही में नारी वंदन योजना 2023 में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं, राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट को रिजर्व किया गया है। तो ये नारी वंदन योजना, ये आरक्षण थोड़ा आया इसीलिए थोड़ा हम सारे चीज़ों को यहाँ पर कर दिए हैं ताकि आप लोग समझ सकें इन चीज़ों को। और 46 तो है ही, आरक्षण के बारे में प्रावधान करता है, तो इसको बार बार लाया जाता है, बढ़ाया जाता है। जब हम आरक्षण को अगर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ एकदम बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आज हम सारा, क्योंकि आज हमारा फोकस मेन रूप से DPSP पर है और DPSP के तहत बहुत सारे विषय वस्तु अपने आप में एक चैप्टर है, पंचायत अपने आप में एक चैप्टर आ जाएगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं उसी में, बस इसी पैरेलल को लेकर के चलें ताकि DPSP कवर हो सके और फिर जो आगे के टॉपिक में हम अलग अलग चीज़ों को लेकर के आएंगे।
तो ये रहा आज का हमारा ये गांधीवादी सिद्धांत तक ले। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधीवादी सिद्धांत से आगे बढ़ के बौद्धिक जो सिद्धांतवादी विचार थे उनके प्रावधान को अध्ययन करेंगे और फिर इस चैप्टर के तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी की क्या दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस है, और साथ ही साथ जब मूल्य कर्तव्य बढ़ेंगे तो उनको भी, तो इन तीनों को पैरेलल रूप से रख करके तीनों के बीच में क्या क्या अंतर है, इन सारे चीज़ों को भी हम समझ लेंगे एक बार, ताकि क्लियर हो सके कि कौन चीज़ किस विषय वस्तु में क्या है, किस चीज़ में क्या है, कौन नहीं, यानी कि अंतर विशेष तौर पर क्या है तीनों चीज़ों में, तीनों विषय में, तीनों चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपना ख्याल रखें और जय हिंद।